जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार में जीविका का जो वैकेंसी आया है, जीविका का जो भर्ती आया है, उसके लिए हम लोग पेपर तैयार करने वाले हैं। और इसमें जो भी सिलेबस है मैं आपको इस चैनल पर हर चीज़ करवाऊंगा। इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और दोस्तों को बता दीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर सबसे अच्छे मार्क लेकर आएंगे और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये बिहार जीविका का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि बिल्कुल आपके न्यू सिलेबस पर है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में पहले ही आ चुके हैं, इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट बनाकर रख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज का है कि मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो जॉब कार्ड जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है, और ऑप्शन को देख लीजिएगा, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। वो क्या करता है, जितने भी आवेदन आता है, ठीक है, उसको ये वेरीफाई करता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव होते हैं, और फिर उसको 15 दिन के अंदर उसको जारी कर दिया जाता है, जॉब कार्ड बना दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें क्या कहा जाता है कि कम से कम आपको एक साल में 100 दिन का रोज़गार मिलेगा। ये गारंटी जो देता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन में देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आजीविका सुरक्षा करना, ठीक है। ग्राम में क्या होता है, ग्राम में, गांव में क्या होता है, आजीविका जो होता है, कमाने का साधन कम होता है, इसीलिए जॉब गारंटी देता है ये मनरेगा के अंतर्गत, जिसमें कि 100 दिन का रोज़गार वो गारंटी देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाओं को और SC ST वर्ग कितने भी लोग हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जीविका यानी कि BRLPS, इसका भी फुल फॉर्म आप एग्ज़ाम में आते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने इसको ये भी रखा है, मैं वो भी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। जीविका की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष किया था। तो देखिए जीविका का जो शुरुआत हुआ था ये वर्ष 2006 में स्टार्ट हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हुआ था, ठीक है ना। ये वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हुआ था, बिहार में जीविका का जो स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है ना कि जीविका में ज़्यादातर आप देखे होंगे गांव घर में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप, महिलाओं के द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है, और उसको चलाया जाता है, ये जीविका के अंतर्गत ही किया जाता है। आगे है, जीविका का पूर्ण रूप क्या है। आपने क्या देखा था, आपने जीविका यानी कि BRLPS। तो BRLPS का फुल फॉर्म क्या है, देखिए BRLPS। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, पहला जो आपका आंसर है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट तो लास्ट में होगा नहीं, ठीक, सोसाइटी भी आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कि मनरेगा के तहत काम का भुगतान कितने दिनों के भीतर होना अनिवार्य है। तो मनरेगा में जो भी काम करते हैं मजदूर, ठीक है, उसको कम से कम 15 दिन के अंदर में भुगतान मिल जाना चाहिए, उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसको 0.05% की दर से प्रतिदिन के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है जितना उसका मजदूरी बन रहा है। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और मनरेगा से अब एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगले क्वेश्चन में है कि जीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका के अंदर में जो आप जानते हैं कि महिलाओं के द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता है इसे स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि इसमें छोटे समूह बनाकर बचत और ऋण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए राजनीति से कोई संबंध नहीं रखता है यहाँ पर, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर ही बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अगले क्वेश्चन में है कि मनरेगा के तहत अगर 15 दिनों के भीतर नहीं दिया जाता है, यानी कि 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो किस प्रकार का भत्ता दिया जाता है। अगर वो मनरेगा के अंतर्गत में जॉब की मांग करता है, काम की मांग करता है और उसके 15 दिन तक में उसको काम नहीं दिया जाता है, तो उसको एक भत्ता दिया जाता है। उस भत्ते का नाम क्या है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आगे है कि BRLPS यानी कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जिसकी जीविका कहते हैं, का संचालन कौन करता है। तो देखिए जीविका का संचालन जो करता है वो बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर मनरेगा को सबसे पहले भारत के किस ज़िलों में लागू किया गया था। ठीक है, किस ज़िला नहीं, कितने ज़िलों में लागू किया गया था शुरू में। तो मनरेगा को शुरू में जो लागू किया गया था 200 ज़िलों में लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे देश में सारे स्टेट में, ठीक है, पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है, ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत। तो मनरेगा अधिनियम 2005 के अधिनियम के अंतर्गत में ये उसको विस्तार किया गया था। आगे है कि जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की मुख्य गतिविधि क्या है। जो मेन उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो उसका जो कार्य होता है बचत और आंतरिक लेन देन। उसमें मेन क्या होता है ना, छोटे छोटे अमाउंट में कुछ कम करके उसको रेगुलर पैसा जमा किया जाता है, साप्ताहिक या मंथली। ठीक है, उसी को लेन देन के अंतर्गत काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो कंप्यूटर का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आपको ये जो टेस्ट जो है ना वीर पथ एप्लीकेशन पर जीविका का, वो भी आपको अच्छा लगेगा और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से जाकर आप जीविका का जो सेट है, क्वेश्चन पेपर है, उसको वहाँ से लगाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बैबेज को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन का मैं आंसर तो बताऊंगा ही, और आंसर के बाद जो भी मैं बताता हूँ डिटेल उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अब चार्ल्स बैबेज के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पर। तो चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंशियल इंजन, ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और साथ में 1837 ईस्वी में उन्होंने एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का, ठीक है, इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, जो आज के जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं ये इन्हीं दोनों पर बेस्ड है। ठीक है, आगे है कि 1 टेराबाइट यानी कि टीबी में कितने गीगाबाइट होते हैं। देखिए एक टीबी में कितना होता है गीगाबाइट। ठीक है, टीबी रहेगा तो इसमें 1024 आपका गीगाबाइट रहेगा, जिसे कि जीबी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर यही बात 1 जीबी रहता तो 1024 क्या रहता आपका यहाँ पर एमबी रहता, मेगाबाइट रहता। ठीक है, अगर वही बात यहाँ पर 1 MB रहता यानी कि मेगाबाइट रहता तो 1024 किलोबाइट रहता, केबी रहता। ठीक है, वही बात यहाँ पर रहेगा तो 1 KB रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पर, तो 8 बिट रहेगा। ठीक
ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि URL का पूरा रूप क्या है। देखिए URL का जो पूरा रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। चलिए आगे है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, वो होता है रैम होता है, जिसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ठीक है ना, मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि HTTP का पूरा रूप क्या है, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जी ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। आगे है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग किया जा गया था, अभी टोटल जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, 5वां जनरेशन तक चल रहा है अभी, ठीक है। देखिए पहले में क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। आप लोग जानते होंगे ये वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था किस में? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि आपका जो किस पीढ़ी के अंतर्गत ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया गया था ये दूसरे पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये बी में ही दिया गया है, जो आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि MS वर्ड में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जानते हैं कि आप लोग MS वर्ड में कंट्रोल और S को दबाते हैं तो सेव होता है। क्या होता है? सेव होता है। लेकिन सेव एज किस में आता है? तो सेव एज के लिए जो आपका ऑप्शन आता है ये आता है F12 से आता है। F12 दबाएंगे तो आपका सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है? बीट होता है, ठीक है। तो बीट आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले अभी मैंने चर्चा किया था, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और बीट जो होता है ना, आप लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर में 2 ही कोड होता है, एक होता है 0, एक होता है 1, यही क्या है? आपका बीट है। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एक बाइट में, ठीक है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। ये भी आप लोग याद करके रख लीजिए यहाँ पर कि एक बीट में 8 बाइट होता है। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंटर जो है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में रोम यानी कि ROM का फुल फॉर्म क्या है, पूरा रूप क्या है। तो इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कंप्यूटर में किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो फाइल को कॉपी किया जाता है ये आपके कंट्रोल और C बटन को दबाते हैं तो आपका यहाँ पर कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। वही बात अगर यहाँ पर कंट्रोल V की बात करूँ, पहले तो ये देख लीजिए कॉपी करने के लिए आपका यहाँ पर क्या है? कंट्रोल C है। और पेस्ट करने के लिए क्या है आपका? तो कंट्रोल V है। और कंट्रोल A से क्या करते हैं? कट हो जाता है, ठीक है ना, कट करने के लिए। और कंट्रोल A से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट हो जाता है। क्या होता है? ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो सभी पॉइंट को आप लोग याद करके रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि GUI का पूरा रूप क्या है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पूरा रूप क्या है, यानी कि उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपका GUI कहते हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने आंसर डायरेक्टली पहले ही बता दिया। ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कंप्यूटर में WAN यानी कि वैन का पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो वैन का पूरा रूप होता है वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कभी कभी आपको LAN का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ये क्या होता है? लोकल होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए और बहुत सारे आप लोगों में से पता होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में है पटना साहिब गुरुद्वारा किस सिख गुरु के जन्म स्थान से संबंधित है। तो पटना का जो
गुरुद्वारा है, साहिब गुरुद्वारा जो है ये कौन से सिख गुरु के आपको संबंधित ये है आपका गुरुद्वारा। तो ये जो है आपका पटना वाले गुरुद्वारा ये है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये सिख के 10वें गुरु थे, ये भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आप एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे ही पूछे जाते हैं। और उनका जन्म पटना में ही हुआ था। और ये कब हुआ था, देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ उसका जन्म स्थान कहाँ था, तो पटना ही था। ठीक है, साथ साथ में ये 1666 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे और उनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, इतना इसमें बाढ़ आ जाता है कि इससे क्षति बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है कि बिहार में प्रसिद्ध बोध गया मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो बिहार में जो बोध गया मंदिर है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बोध गया का मंदिर। ठीक है, और जानते हैं कि आप लोग कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यही बोध गया में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो ये तैयार कब हुआ था बनकर, तो 1924 में। इतना डिटेल तो आपसे नहीं पूछेगा आपको, तो 1924 में ये बनकर तैयार हो गया था। अभी क्या है, ये आपका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, टूरिस्ट पैलेस के नाम से आप इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, आगे है कि यूनेस्को का पूरा रूप क्या है। यूनेस्को का पूरा रूप क्या है देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आपका ऑप्शन जो है ना थोड़ा सिमिलर है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा आपका। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपका। बहुत ही देखिए, इसलिए मैंने इसको क्यों पढ़ा है क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आपका ऑप्शन था। आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा इसको, नहीं तो आपको उसमें भूलने की संभावनाएँ, कन्फ्यूज होने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, उपन्यास है। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में शुरू हुआ था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। और ये 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में जीएसटी, ठीक है, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी जो लागू हुआ था ये 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, तो 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, 2017 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन में से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है कार्ल लैंडस्टेनर जो है ये ब्लड ग्रुप का खोज इनके द्वारा किया गया था। तो कौन से ब्लड ग्रुप का, तो ये देखिए आपको इतना डीप में नहीं जाएगा, तभी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ए बी और ओ ग्रुप का ये खोज किए गया था, इनके द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है हर साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसके अधिकारों को बताया जाता है, उसका अधिकार क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है आपका
कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, आज़ाद हिंद फौज का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, जिसका गठन हुआ था उसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्य नेता थे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है, ये कई सारे राज्यों से होकर गुजरता है। इसका लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है, लंबाई इसका। आगे है कि बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में राजगीर जो है बहुत सारे लोग आप गए भी होंगे घूमने के लिए, ये एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, और इसमें कई धर्म के वहाँ पर जो स्थल पाए जाएंगे आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए जैन धर्म के मिल जाएंगे, मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ आपको, जैन धर्म का स्थल मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के मिल जाएंगे, हिंदू धर्म के तो हैं ही यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये है आपका भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो सम्मान है, नागरिक सम्मान, ठीक है, ये आपका भारत रत्न ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो आपका भारतीय संविधान ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है मूल रूप से, अगर मूल रूप से नहीं भी दिया रहेगा अगर तब भी हम लोग 395 देंगे, ठीक है ना। बाद बाकी अभी अपडेट होकर टोटल अपडेट होकर अभी 448 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा और इससे अभी ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में 395 वाला को ही चुनना है आपको। और उसमें कितने भाग हैं तो आपको देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 22 भाग दिया गया है, 22 पार्ट में दिया गया है और टोटल यहाँ पर 8 अनुसूची है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कितना अनुसूची है, ठीक है, यहाँ पर 8 अनुसूची हैं। आगे है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है ना। और ये संविधान बनने में, ठीक है ना, ये संविधान जो बना था उसको बनने में 2 साल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 2 साल 11 महीना, ठीक है, महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है, टोटल इतना दिन लगा था ये संविधान बनने में। और हमारा संविधान कैसा है, वो संविधान लिखित है, हमारा संविधान कैसा है, लिखित है। और हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया है ये क्या है, ये क्या है आपका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसमें क्या है, रूल नियम क्या है, जैसे कि लोगों को ज़्यादातर बेनिफिट हो सके इसलिए दिया गया है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी आपका अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है ना उसको आप लोग एक पूरा ख़त्म करने का कोशिश करिएगा क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन ये था कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 1919 से लेकर 22 तक में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और ये कब हुआ था, तो ये 1976 में आपका जोड़ा गया था।
अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। तो समानता का अधिकार से संबंधित जो है ये आपका अनुच्छेद 14 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो आपके जो टोटल आपका जो मौलिक कर्तव्य है ये अभी तक में क्या है 11 है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति का पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे महाअभियोग कहा जाता है। महाभियोग से उसको हटाया जाता है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो ये आपके भाग 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद देता है, ये देता है आपका अनुच्छेद 32 देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो भारतीय सदन के ऊपरी सदन को यानी कि अपर हाउस को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। और इसमें जो मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं जो आपके राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो चुनते हैं। और यहाँ पर समझ गए ऊपरी सदन। अगर मैं निचली सदन की बात करूँ, निचली सदन यानी कि लोअर हाउस की बात करूँ, तो लोअर हाउस किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। और लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं वो 5 साल तक के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा का जो ठीक है ये होता है कितने वर्षों के लिए, ये 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये भी आप लोग जाना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो लोकसभा को निचले सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में जो भी मेंबर होते हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं लोकसभा में। ठीक है ना, चलिए आगे है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है, ये किया गया है आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं, आप जानते हैं ना, वहाँ पर शेर देखते हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अशोक स्तंभ जो होता है, स्तंभ से जो लिया गया है सारनाथ से, उसमें जो आपको टोटल शेर दिखेंगे 3 ही दिखेंगे। लेकिन देखिए एक आपको दाएं दिखेंगे, एक बाएं दिखेंगे, एक सामने दिखेंगे, आपको एक बैक तरफ होता है जो हम लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन टोटल कितने होते हैं, टोटल 4 शेर होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 56 है उसका आंसर हो जाएगा 123, यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से वो संबंधित है। आगे है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे जो पुराना है, या कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है ये आपका कलकत्ता का है, कलकत्ता हाई कोर्ट यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि किस मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन से मौलिक अधिकार को आपातकालीन के दौरान भी उसको हटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये कभी भी नहीं हटता है, कोई भी इमरजेंसी लागू हो जाए देश में। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, ये होता है क्या, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है, जो भी उसमें जो मेंबर होंगे जिसको चुना जाएगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी में आपका आंसर हो जाएगा।
आगे है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, अभी मैंने बताया, राज्यसभा का होता है 6 साल का और लोकसभा का कितना होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको जो भी आंसर के अलावा बताता हूँ उसको सभी को नोट करिएगा अगर नहीं पता है तो। आगे है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जैसे कि कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, ठीक है ना, कि नियुक्ति कौन करता है, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर, ये जो है भाग 2 है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, हिंदी में नहीं समझिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जानते हैं ना, ठीक है, ये आपका है दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। आगे है ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये किया जाता है आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल की संबंधित कानून है, ये जो है आपका 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। आगे है भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। आगे है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। टोटल 3 आपातकाल लगे हैं और सबसे पहला जो लगा था आपको 1962 में, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है। भारत का संविधान जो है ये आपका लिखित संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए फिर से रिक्वेस्ट है, आप वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ से आप जीविका का एग्ज़ाम का जो टेस्ट है वहाँ ज्वाइन करिए, आपको सबसे बेस्ट आपको टेस्ट वहाँ से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।